और आज की क्लास में अपन चीजों को और आगे देखते हैं कि क्या है, कैसे है बच्चों। आप लोगों ने पढ़ा था? बोलो बच्चों, आप लोगों ने इसको पढ़ा ढंग से? बोलिए। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, अब अपन बात करते हैं आगे, है ना। देखिए सुनिए, कुछ डेफिनेशंस लेते हैं बच्चों अपन, है ना। इन डेफिनेशन से भी आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं बच्चों, है ना। सम डेफिनेशंस, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मैं लेता हूं आइसोबार। देखो ये तो एक बात बच्चों आप दिमाग में फिक्स कर लो कि जैसे ही वर्ड आइसो लग जाए, इसका मतलब है, आइसो लगते ही इसका मतलब बच्चों सिमिलर होता है ना बच्चों। आइसो लगते, दिमाग में फिट कर लो, ये सिमिलर होगा, ठीक है बेटा, है ना। अब देखो ये कह रहा है आइसोबार, तो इसका मतलब क्या होगा, अपन ऐसा बोलेंगे टू और मोर एटम्स हैविंग सेम मास नंबर, ठीक है बच्चों। अगर दो या दो से अधिक ऐसे एटम्स जिनके क्या हो, मास नंबर सिमिलर हो। जैसे देखो बच्चों सुनो, अगर अपन एग्जांपल लें तो एग्जांपल में देखो बच्चों, अपन ये देंगे बच्चों, ध्यान दीजिए आप, क्या देख रहे हैं आप, दोनों के मास नंबर बच्चों इक्वल आ रहे हैं क्या? बोलो बच्चों, दोनों का मास नंबर इक्वल आ रहा है बच्चों। देखो कार्बन 614, हाइड्रोजन 714, तो बोलो बच्चों मास नंबर सिमिलर आए बच्चों, है ना, क्लियर है। अब देखो बच्चों सुनो, आइसोबार के बाद अपन लेते हैं नेक्स्ट आइसोटोन या तो न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन या आइसोन्यूट्रॉनिक। देखो मैंने आप सभी क्या बोला था बच्चों, जैसे ही वर्ड आइसो लग जाए, आइसो का मतलब सिमिलर होता है बच्चों। अब बताओ, टर्म को देख के आप बताइए क्या लग रहा है, क्या सिमिलर होंगे बच्चों? आइसो न्यूट्रॉनिक, कुछ दिख रहा है? क्या चीजें सिमिलर होगी? बोलो बच्चों, न्यूट्रॉन्स होंगे, तो अपन कह सकते हैं, अपन बोलेंगे बच्चों सिमिलर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना बच्चों, ठीक है। जैसे देखो बच्चों सुनो, मैं एक एग्जांपल से इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं, है ना। जैसे बेटा मैंने ये लिया कार्बन 614 एंड ऑक्सीजन 816। अब देखो बच्चों, इसका मास नंबर 14 है, इसका 16 है, इसमें प्रोटॉन 6 है, इसमें 8 है। बच्चों कल ही हमने सीखा था न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था बच्चों, कि सुपर स्क्रिप्ट में से सब स्क्रिप्ट माइनस कर दो, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो। ये ऊपर वाला है 14, तो 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा। 6 माइनस 8, 8 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? बोलो बेटा, क्लियर है ना। अब देखो बच्चों, आइसोटोन के बाद बात करते हैं अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये बार बार आपके आते रहते एग्जाम में क्वेश्चन, चाहे जेई हो और चाहे नीट हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक से बच्चों क्वेश्चन खूब आते रहते हैं, है ना। बताओ बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नाम से बताओ, दिख ही रहा है इलेक्ट्रॉनिक, यानी अपन क्या बोलेंगे बच्चों, सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना बच्चों, बोलेंगे। अब देखो डेफिनेशन तो सबको आती है, इनके एग्जांपल्स लेते हैं बेटा, देखो अपन, है ना। सबसे पहले मैंने लिया देखो बच्चों CO N2 CN माइनस एंड NO प्लस। इन सब में बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 14 इलेक्ट्रॉन आए कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं।
बच्चों को बताओ, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, कौन बताएगा? नाइट्रोजन एटम के अंदर 7 होते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, 7 × 2 हो गए। देखो कार्बन में 6 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो 8 एंड 6 14 हो गए बच्चों। अब देखो बेटा, Cn माइनस, कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7। बच्चों ऊपर -1 लगा हुआ है, इसका मतलब आपने इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया है ना बच्चों? किया, तो +1। फिर देखो बच्चों, NO 7, ऑक्सीजन के 8, है ना बच्चों, और ऊपर +1 लगाया है। तो जब प्लस चार्ज होता है, इसका मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन हटाया है। ये देखो बेटा, मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, देखो कहाँ एक्सप्लेन किया था, ये देखिए बच्चों, दिख रहा है आपके सामने, केटाइन रिजल्टेंट पॉजिटिव चार्ज बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना बेटा, ये कल समझाया था। एनाइन रिजल्टेंट नेगेटिव चार्ज बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कल के लेक्चर की बात है बच्चों, है ना बेटा, कल किया था हम लोगों ने। अब देखो बेटा सुनो, चलो ये तो ठीक है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, CH4 NH3 एंड H2O, है ना बच्चों। इन सब के अंदर चेक करो कि क्या 10 इलेक्ट्रॉन है, बोलो बच्चों। देखो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं बच्चों, है ना। हाइड्रोजन में 1 होता है, तो ऐसा कर सकते हैं बच्चों। नाइट्रोजन में 7 होते हैं बच्चों, 3 हाइड्रोजन है, 3 × 1। ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 2 हाइड्रोजन है बच्चों। चेक करो क्या सब में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बच्चों, बोलो बेटा, आ रहे हैं? अब देखो बेटा सुनो, अब इन्हीं के मैं आयंस ले लेता हूं। देखो CH3 माइनस, है ना, NH4 प्लस एंड H3O प्लस। बोलो बच्चों, क्या ये आयंस आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? चेक करके बताओ, चेक करो बच्चों। है बच्चों, चेक करो। देखो बेटा, CH3 माइनस, तो बेटा आप बात बताइए मुझे, देखिए कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, हाइड्रोजन में 1, ऊपर माइनस चार्ज है बच्चों, तो माइनस का मतलब हमें एक्स्ट्रा में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा बच्चों। फिर देखो NH4 प्लस, नाइट्रोजन में 7, हाइड्रोजन में 4, लेकिन ऊपर चार्ज क्या है? अमोनियम पे बच्चों चार्ज क्या है बच्चों? +1 है ना। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करना पड़ेगा बच्चों, करना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो H3O प्लस, 3 हाइड्रोजन है, 3, एक ऑक्सीजन है, +8। अब बच्चों ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो प्लस चार्ज कब आता है? बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चेक करो क्या सब में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्या, बोलो बच्चों, सब में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना बेटा। फिर आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ बच्चों, ये आपका जाना पहचाना, ये आपकी बेंजीन है और B3N3H6, है ना। ये क्या है? ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है बच्चों। इसी को आपने और क्या नाम दिया था? बोराजोल। इसी को आपने और क्या नाम दिया था? बोरा दिया था बच्चों। अब बताओ क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बोराजोल और बोराजीन, जो ये बड़ा फेमस एग्जांपल है, एग्जाम में आता रहता है ना, ये बड़ा फेमस एग्जांपल है। बच्चों बताओ, 6 कार्बन है ना, हर कार्बन में 6 होता है बच्चों, क्या हाइड्रोजन है, तो बताओ कितने आ गए? 42 इलेक्ट्रॉन आ गए बेंजीन के अंदर। अच्छा, B3N3H6, 3 बोरोन है ना। बोरोन में बच्चों 5 होते हैं ना, ठीक है। नाइट्रोजन में 7 होते हैं और हाइड्रोजन में 1 होते हैं। चेक करो क्या 42 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बच्चों, आ रहे हैं बच्चों, है ना, ठीक है।
चलिए अपन और एग्जांपल लेते हैं। और देखो बेटा, जैसे मैं आपसे बोलूं CO2 एंड, ये लिया बच्चों मैंने, ये नीट में आया हुआ एग्जांपल है बच्चों, ये नीट में आया हुआ एग्जांपल है। बोलो बच्चों, क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? चेक करके बताओ। मुझे तो लग रहा है, आपको भी लग ही रहा होगा। ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है बच्चों। देखो कार्बन में 6, 2 ऑक्सीजन है, 8 × 2 तो 22 इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों, है ना। अब देखो यहां ध्यान दीजिए, कार्बन 6, 2 नाइट्रोजन, लेकिन ऊपर बच्चों -2 है। चेक करो, है ना बच्चों, 2 नाइट्रोजन पे ना, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। ये एग्जांपल बच्चों आपके नीट में आया हुआ है, ठीक है। अच्छा ये बताओ बच्चों, ये बताओ बच्चों कि क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? इनको इनको बोलते हैं बोरेट, कार्बोनेट एंड नाइट्रेट आयन। बोरेट, है ना। देखो बच्चों सुनो, आप बताओ बेटा, बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कौन बताएगा? बोरोन में बच्चों 5 होते हैं, ठीक है। 3 ऑक्सीजन दिख रही है आपको? 3 ऑक्सीजन दिख रही है बच्चों? 3 ऑक्सीजन के कितने हो गए? 3 ऑक्सीजन के कितने हो गए बच्चों? एक ऑक्सीजन में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो 24 हो गए। ऊपर -3 है ना बेटा, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में जोड़ दूं, 32 हो गए बच्चों, हो गए। अब देखो बच्चों सुनो, कार्बन के 6, 3 ऑक्सीजन वापस यही है, फिर -2, तो एक्स्ट्रा में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। नाइट्रेट 7, फिर 3 ऑक्सीजन। चेक करो कि बच्चों इनमें 32 इलेक्ट्रॉन है क्या? है? इसका मीनिंग बोलो, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है बच्चों, है ना। अब देखो बेटा ना, आइसोइलेक्ट्रॉनिक में एक आप चीज ध्यान रख सकते हो। देखो यहां पे ध्यान दो, आपके जो एटॉमिक नंबर है ना वो सक्सेसिव आएंगे। देखो बोरोन आया, अगला कार्बन आया, चेक करो, और अगला नाइट्रोजन आया, ये दिख रहा है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन बच्चों, इनका एटॉमिक नंबर कंटिन्यूटी में आता है ना बच्चों? आता है क्या? आता है ना बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, ऑक्सीजन तो सिमिलर है, 3 3। अब देखो बेटा, देखो चार्ज में या तो आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, लेकिन वो हमेशा 1 यूनिट से हो रहा है। देखो -3, -2, -1, तो पता लग जाएगा कि वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है। जैसे देखो बच्चों, मैंने ये एग्जांपल लिया, PO4 -3, SO4 -2, ClO4 -1। एक वहां बताओ बच्चों, बिना इलेक्ट्रॉन काउंट किए चेक करो, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं क्या? ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं क्या बच्चों? ये है, चेक करो। आपसे क्या बोला था अभी कि कंटिन्यूटी में आने चाहिए। देखो बेटा, फॉस्फोरस होता है, सल्फर का 16 होता है, और क्लोरीन का 17 होता है। ऑक्सीजन कॉमन है, तो कॉमन वाले से तो वैसे ही कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नहीं पड़ेगा ना बच्चों। अरे कॉमन वाले से तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब देखो चार्ज, देखो बच्चों, -3, -2, -1, चार्ज में भी वैसे डिक्रीमेंट हो रहा है बच्चों, हो रहा है बच्चों। तो अगर आप चेक करोगे ना, तो बच्चों 50 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्या आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं इसमें? क्या आप सारे इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं क्या बच्चों? ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बोल जाओ। ठीक है बेटा, चलिए अब देखिए बेटा, नेक्स्ट लेता हूं मैं। देखो जैसे मैंने ये लिया, C-4,
N-3, O-2, F- नियोन, Na+, Mg+2, Al+3। बताओ बच्चों, क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? एकदम अच्छे से दिख रहा है। देखो इतना सिंपल सा फंडा है। चेक करो बेटा, ध्यान दो कि बेटा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम कंटिन्यूटी में आ रहे हैं। एटॉमिक नंबर कंटिन्यूटी में आ रहे हैं, है ना बेटा। और फिर देखो चार्ज में 1 यूनिट आ रहा है, -4, -3, -2, -1, देन 0, +1, +2, +3। इसका मतलब सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, है ना? ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपके सामने। देखो बच्चों, P-3, -2, है ना, Cl-, ऑर्गन, कैल्शियम, कैल्शियम, स्केनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, है ना, एंड क्रोमियम। बताओ बच्चों, क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? एकदम अच्छे से हैं, एकदम बढ़िया से हैं, है ना बेटा। चेक करो, देखो फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, है ना, कंटिन्यूटी में आ रहे हैं, कंटिन्यूटी में आ रहे हैं बच्चों। फिर क्या दिख रहा है आपको अच्छा भला? चार्ज में 1 यूनिट का चेंज आ रहा है। अगर आप इनमें सब में देखोगे ना बेटा, इन सब के अंदर आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, है ना बच्चों। क्या आइसोइलेक्ट्रॉनिक का फंडा समझ में आया? आइसोइलेक्ट्रॉनिक बच्चों, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। मेरे हिसाब से आसान है, कोई दिक्कत वाली बात तो होनी तो नहीं चाहिए, है ना बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूं मैं। देखो बच्चों, x+1, y+2 और z-1 and p-2 are isoelectronic with CO2. Then determine number of protons in these ions, है ना बच्चों। ये है मेरे पास, ठीक है बच्चों। और ये क्या कह रहे हैं कि ये सारे के सारे किसके साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक है बच्चों? बताओ बच्चों, ये किसके साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? CO2 के साथ। तो देखो बेटा, आपने अभी देखा भी था कि CO2 में बच्चों 22 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना बच्चों। इसका मतलब इन सब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? सब के अंदर 22 इलेक्ट्रॉनिक है बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर x+1 में 22 इलेक्ट्रॉन है, आपको एक बात पता होगी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एक न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसा मैंने कल पढ़ाया था, एक न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही आपके प्रोटॉन्स होते हैं। देखो बच्चों, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है पॉइंट आपको? वेरी गुड लक्ष्य जोशी, ये देखिए, ये कल का पॉइंट है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, then total charge 0, then total positive charge equal to total negative charge. It means number of proton equal to number of electron. ऐसा हम कब बोल सकते हैं बच्चों? ऐसा हम तभी बोल सकते हैं ना जब वो न्यूट्रल हो, है ना बेटा। बोलो। तो बेटा हमें करना क्या पड़ेगा? पहले इन सारे एटम्स जो आइन दे रखे उनको न्यूट्रल में कन्वर्ट करो। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एक्स में कन्वर्ट हो गया, है ना, है ना बच्चों। अब बताओ, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो 23 हो गए बच्चों। फिर देखो बेटा, y+2, इसमें भी 22 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, हो जाएगा बच्चों 24 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर देखो z-1, बेटा इस बार हमें इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा ना बच्चों। बोलो। तो इसमें कितने होंगे बताओ? इसमें आएंगे 21 इलेक्ट्रॉन, है ना। फिर देखो P-2,
तो देखो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो बोलो क्या हो गया। अब देखो बच्चों सब न्यूट्रल में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो न्यूट्रल एटम में क्या होता है कि इन ए न्यूट्रल एटम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि नंबर ऑफ आपके जो प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। ये बात सही है बच्चों। बेटा ऐसे क्वेश्चन ढंग से करो क्योंकि अब नीट का लेवल ऐसा ही हो गया यार। आप 2 साल का पेपर देखो, पिछले 2 साल जब से एनटीएनएस करवाना शुरू किया ना ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे ऐसा बोलता हूं कि x-3 हैज 10 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स mass number is 17, then determine number of neutrons in x-3। बताओ बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। x-3 has 10 electrons, its mass number is 17, then determine number of neutrons। देखो बच्चों सुनो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये x-3 है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना बच्चों। तो इसमें अगर 10 इलेक्ट्रॉन थे तो आपको इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे। तो बच्चों बताओ कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 7 इलेक्ट्रॉन रह गए बच्चों। अब आपको पता है कि न्यूट्रल एटम में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। तो बच्चों देखो एक वस्तु क्या आ गया, P प्लस एन आ गया, तो एन क्या आ जाएगा A माइनस पी। ए आपको दिया हुआ बच्चों 17 और ये हो गया 7, तो कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया बच्चों, बोलो बेटा। ठीक है चलिए, तो ये हमारी हुई आइसोइलेक्ट्रॉनिक वाली बात। ठीक है अब अगले में चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की। देखो बच्चों आइसोस्फीयर, है ना, आइसोस्फीयर। देखो बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें होता है बच्चों देखो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स के भी नंबर सिमिलर होंगे और एटम्स के भी नंबर सिमिलर होंगे बच्चों। जैसे देखो बेटा सुनो, एक मैंने लिया CO2, एक मैंने लिया N2O, है ना, एक मैंने लिया CO2, एक मैंने लिया N2O, है ना। एक बात बताओ बच्चों, सबसे पहले बताओ नंबर ऑफ एटम्स क्या 3 है। CO2 में बच्चों एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, N2O में 2 नाइट्रोजन है 1 ऑक्सीजन है। अब देखो बेटा सुनो, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, 22 आ रहे हैं, चेक कर लो आ रहे हैं क्या। तो बेटा बताओ इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी सिमिलर है और एटम्स भी सिमिलर है, तो इनको क्या बोलेंगे, आइसोस्फीयर बोलेंगे। ये बात समझ आ गई। अब देखो मैं एक बात बोलता हूं कि देखो all isosphere are isoelectronic। ठीक है बच्चों, all isosphere are isoelectronic but all isoelectronic are not isosphere, है ना, are not isosphere। कैसे इस बात को अपन समझ सकते हैं बच्चों, देखो आप बताओ CH4 NH3 H2O, इन सब में इलेक्ट्रॉन तो 10 है बच्चों, है ना, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स देखो बच्चों इसमें सिमिलर नहीं है, चेक करो नंबर ऑफ एटम्स सिमिलर नहीं है ना बच्चों। बोलो ये बात समझ आई, सबको क्लियर है। ठीक है बच्चों, अब देखो अपन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों आइसोडाइफर्स।
और इसी को बोलते हैं अपन न्यूट्रॉन एक्सिस। ठीक है, ये क्या लफड़ा है आइसोडाइफर्स और न्यूट्रॉन एक्सिस? कौन बताएगा बच्चों? आइसोडाइफर्स और न्यूट्रॉन एक्सिस, बताओ भाई। हाँ जी, पढ़ा आप लोगों ने? वेरी गुड आदर्श खुराना। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, n माइनस पी, ये जो डिफरेंस है ना, ये सिमिलर आना चाहिए बच्चों। n माइनस पी का डिफरेंस सिमिलर आना चाहिए। अब देखो बेटा, ये डिफरेंस सिमिलर आना चाहिए, है ना। अब इसमें एक चीज समझाता हूं मैं आपको, वो ढंग से समझना, है ना बेटा। देखो ध्यान देना, एक बार बताओ बच्चों, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या कल, ए इक्वल्स टू एन प्लस पी। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एन इक्वल्स टू ए माइनस पी, है ना बेटा। अब देखो बेटा, इस इक्वेशन में मैंने दोनों साइड माइनस पी कर दिया। बात समझ में आ रही है? ये जो इक्वेशन है बच्चों, है ना, इस इक्वेशन के दोनों साइड मैंने प्रोटॉन को माइनस कर दिया बच्चों। बोलो, तो अब बताओ n माइनस पी क्या आ गया बताओ, a माइनस टू पी या a माइनस टू जेड? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, a माइनस टू पी या a माइनस टू जेड? बोलो बच्चों। ठीक है, अब बताओ मेरे को, अगर मैं ऐसा बोलूं, लिथियम 37, बेरिलियम 49, है ना, बोरोन 511, कार्बन 613। देखो बच्चों सुनो, इनका सबका ए देखो, दिख रहा है आपको? ए ऊपर लिखा होता है। हमें n माइनस पी निकालने के लिए बच्चों प्रोटॉन के नंबर डबल करने पड़ेंगे ना। प्रोटॉन के नंबर डबल करें तो यहाँ प्रोटॉन 3 है, डबल क्या हो जाएगी, 6, 8, 10 और 12। अब देखो बच्चों, इनका अगर आप डिफरेंस लेते हो तो बच्चों देखो, सब में डिफरेंस 1 का आया क्या? तो क्या इन सब में n माइनस पी का डिफरेंस सिमिलर है क्या? क्या डिफरेंस सिमिलर है? बोलो बच्चों, है बच्चों? अब बताओ मेरे को, जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास एक तो ये एग्जांपल है 92 235, और एक मेरे पास ये एग्जांपल है बच्चों, बताओ क्या ये आइसोडाइफर्स हैं? क्या ये आइसोडाइफर्स है क्या बच्चों? बोलो बेटा, क्या ये आइसोडाइफर्स है क्या? चेक करो ना, तो चेक कर लीजिए बेटा। देखो, अगर आप ध्यान दें, इनका ए देखो, इसका ए है 235 231, इसका देखो 2p, डबल करेंगे बच्चों, है ना। तो 92 का डबल करो, है ना, तो कितना हो गया बोलो बच्चों, 184। 90 का डबल करो, 180 हो गया। क्या इन सब में डिफरेंस 51 का आया? आया बच्चों, है बच्चों? ठीक है। अब एक चीज बताओ मेरे को बेटा, जो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं ना, वो बताओ मेरे को कि कार्बन 614 है बच्चों, और आपका मैं अलग लेता हूं एग्जांपल, एक मिनट को, नाइट्रोजन 714 एंड ऑक्सीजन 816। क्या ये आइसोडाइफर्स है क्या बच्चों? क्या ये आइसोडाइफर्स है क्या? आंचल अरोड़ा, आंचल अरोड़ा, क्या ये आइसोडाइफर्स हैं? आंचल अरोड़ा, बताओ।
वेरी गुड आदर्श खुराना। अरोड़ा साहब सुन रहे हो क्या? बच्चों देखो सुनो, ये आइसोडाइफर्स नहीं है। अब आप कहोगे ये क्या मतलब हुआ, है ना? देखो बेटा, नाम को ध्यान से देखो। नाम में मैंने एक चीज लिखी थी, क्या? न्यूट्रॉन एक्सिस लिखा हो बच्चों। ये नाम बड़ा काम का है साम। देखो बेटा एक बात बताओ मेरे को, है ना? मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं कहता हूं कि एक क्लास में, ऐसा बोलता हूं, मान लो मैं, देखो मेरे पास 30 बॉयज है, ठीक है, और गर्ल्स मान लो 20 है ना बच्चों? 30 बॉयज 20 गर्ल्स। तो बताओ एक्सिस में कौन है? एक्सिस में कौन है अभी बच्चों? बॉयज है ना? अरे बॉयज है बच्चों, है ना? ये बात समझ आ गई? क्लास में अपन क्या बोल सकते हैं कि बॉयज और गर्ल्स, तो कंपेयर दोनों के बीच में हो सकता है। अब मुझे बताओ न्यूट्रॉन है कहां? पहले बताओ न्यूट्रॉन कहां मिलता है आपको? आपको कहां मिला था? आपकी मुलाकात न्यूट्रॉन से कहां हुई थी? अरे न्यूट्रॉन कहां मिलता है बच्चों? एटम के अंदर, न्यूक्लियस में मिलता है, पक्का? अच्छा न्यूक्लियस में इनके साथ और कौन रहते हैं? न्यूक्लियस में इसके साथ और कौन रहता है बच्चों? प्रोटॉन रहता है, रहता है बच्चों, है ना? तो मुझे एक बात बताओ कि न्यूट्रॉन का कंपैरिजन फिर आप करोगे किससे? बताओ। अरे न्यूट्रॉन का कंपैरिजन किससे करोगे बच्चों? प्रोटॉन से करोगे ना। भी जैसे मैं कहता हूं क्लास में स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट भी दो टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, बॉयज एंड गर्ल्स। तो कंपैरिजन उन्हीं में करेंगे ना बेटा। तो न्यूट्रॉन एक्सिस का मतलब क्या हुआ? कि न्यूट्रॉन के नंबर ज्यादा होने चाहिए। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई बच्चों? ये बड़ी काम की बात है ना? न्यूट्रॉन के नंबर ज्यादा होने चाहिए। अब आप एक बात बताओ, देखो आप लोगों ने क्या किया इसके अंदर कि देखो a माइनस टू पी, 14 माइनस, है ना, 2 into 7, 16 माइनस 2 into 8, आपने बोला 0 0। बेटा एक बात बताओ, मुझे एक चीज समझाना ढंग से। अगर n माइनस पी की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब तो क्या हुआ? सीधा सीधा n माइनस पी बच्चों अगर 0 आ गया तो n बराबर p हो गया। तो फिर तो ये डेफिनेशन लगेगी नहीं। डेफिनेशन तो क्या कहती है? न्यूट्रॉन एक्सिस। अरे न्यूट्रॉन एक्सिस बोल दिया ना। न्यूट्रॉन एक्सिस में होने का मतलब ही क्या हुआ कि n माइनस पी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं आ सकती बच्चों। आप सोचो, मैं कहता हूं कि एक क्लास में 30 बॉयज 30 गर्ल्स, और अब मैं कहता हूं बॉयज एक्सेस में, ये तो बेवकूफी वाली बात है ना बच्चों? क्लियर हुई बात? सबको क्लियर है? बोलो बच्चों। तो बेटा ध्यान रखना, क्या? कि फोर आइसोडाइफर्स n माइनस पी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना? ये बात समझ आ गई? और आइसोडाइफर्स ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकते हैं, बट 0 नहीं होना है। ये समझ में आ गई बच्चों? सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है बेटा। अब देखो ई के बाद अपन आते हैं एफ के ऊपर। आइसो स्ट्रक्चरल, देखो नाम से पता लग रहा है बच्चों, सेम स्ट्रक्चर हो जाएगी बच्चों, है ना? इस पे खूब क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना? एग्जाम में आपके दबा के क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, है ना? ऐसे देखो बच्चों, डायमंड एंड कार्बोरेंडम। वैसे आप
केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, इन दोनों की स्ट्रक्चर बच्चों सिमिलर होती है। ये हिस्ट्री में जब पहली बार नीट हुआ था तब ये क्वेश्चन आया था बच्चों, है ना। फिर देखो बच्चों सुनो, आपकी बेंजीन एंड इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनकी स्ट्रक्चर एक जैसी होती है बच्चों, है ना। आपने पढ़ा होगा ग्रेफाइट एंड इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्या होता है? बोरॉन नाइट्राइड होता है बच्चों, है ना। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्या होता है? बोरॉन नाइट्राइड। ये तीनों जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं बच्चों, है ना। तीनों के तीनों पॉइंट्स आपके एग्जाम में आए हुए हैं आइसो स्ट्रक्चर। तो डिटेल में तो बेटा अपन इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अभी तो मैंने एक सिंपल सा डेफिनेशन समझाने के लिए ले लिया मैंने। अब आ जाओ बच्चों, एफ के बाद जी, ये हमारी लास्ट डेफिनेशन है, आइसोटोप और आइसो एटॉमिक। बेटा डेफिनेशन लास्ट है, मैंने ये नहीं बोला पॉइंट लास्ट है क्लास का। आइसोटोप और आइसोटॉमिक, कौन बताएगा इसकी एग्जैक्ट पोजीशन, एक डेफिनेशन इसकी, है ना। रटी रटाई नहीं। आप बोलोगे टू और मोर एटम्स हैविंग सिमिलर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये नहीं सुनना मेरे को। वेरी गुड भव्या जाखड़ा, वेल डन बेटा। आंचल अरोड़ा बताओ, आंचल अरोड़ा आइसोटॉप की डेफिनेशन बताएंगे आप? जो मैंने बोली वो नहीं, कुछ और सुनना चाहता हूं मैं। वेरी गुड भाविका सचदेव, वेरी गुड अक्षिता नौलखा, बहुत बढ़िया बेटा। साइना गुप्ता, गुप्ता जी, साइना गुप्ता बताएंगे बेटा आप? साइना गुप्ता, नेहा तंवर, बढ़िया बेटा। वेरी गुड नंदिनी आर्या, बहुत बढ़िया बेटा। देखो बच्चों सुनो, बहुत सिंपल सी बात है। देखो इस वर्ड को समझो आप, आइसोटोप। देखो बच्चों, ये आइसो तो आप जानते ही हो, है ना बच्चों। और ये जो वर्ड टॉप है ना, ये बच्चों पोजीशन से लेकर है ना। इसका मतलब समझ में आया कि टू और मोर एटम्स हैविंग सिमिलर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। ये टॉप का मतलब, जैसा आप कहते हो ना कि यार उसने क्लास में टॉप किया है ना, उसने क्लास में टॉप किया है। टॉप का मतलब उसकी फर्स्ट पोजीशन आई है। अरे ऐसा बोलते हैं ना बच्चों, अरे टॉप का मीनिंग यही होता है ना। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सिमिलर है, तो मुझे बताओ बच्चों, पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को किस बेसिस पर अरेंज कर रखा है? कौन बताएगा? पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज कर रखा है, ये तो आप जानते हो अच्छा भला, है ना बेटा, जानते हो ना। ये देखो आपके सामने ये पीरियोडिक टेबल दिख रही होगी, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब मुझे बताओ, जब उनकी पोजीशन सिमिलर, तो उनके एटॉमिक नंबर, बच्चों उनके एटॉमिक नंबर क्या होंगे? सिमिलर होंगे, होंगे ना बच्चों। तो देखो बेटा, अब अपन इसको थोड़ा सा पहले एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों सुनो, कार्बन 612, 613 एंड 614। ओके बच्चों, देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 666। अब यही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, यही इनके एटॉमिक नंबर है। अच्छा बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ। न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, होते हैं बच्चों। अच्छा बताओ मास नंबर बताओ बच्चों, 12, 13, 14। तो बताओ बच्चों इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आ गई, निकाल लो।
ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते जाओ। 12 माइनस 6 6 7 8। देखो बेटा, अब यहां से आप डेफिनेशन बना सकते हो, है ना? क्या? अच्छा बच्चों, एक ऊपर नाम मैंने और लिखा है, देखो आइसो एटॉमिक, दिख रहा है क्या? ये देखो, इसका मीनिंग कुछ दिमाग में बैठा आपके कि बेटा वो जो एटम है ना, वो एक ही एलिमेंट के होने चाहिए। आइसोटॉमिक का मतलब वो एक ही एलिमेंट के होने चाहिए, आइसो एटॉमिक, है ना? वो एटम्स एक ही एलिमेंट के होने चाहिए। ये बात समझ में आनी है आपको। तो देखो बच्चों, अपन क्या लिखेंगे? 2 or more atoms of a particular element having similar number of protons, electrons and similar position in periodic table, but difference in mass number and number of neutrons। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई, है ना? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर known as isotope। बोलो बेटा। अब देखो बेटा, सुनो, ध्यान से सुनना। आप लोग बच्चों पीरियोडिक टेबल में दो टेबल पढ़ते हो। एक पढ़ते हो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल, एक पढ़ते हो आप मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। याद है क्या? दो पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो बच्चों, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर बेस्ड है? मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल कौन बताएगा? एटॉमिक मास के ऊपर, है ना बच्चों? एटॉमिक मास या मास नंबर बोल दो, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ बच्चों, आइसोटॉप की पोजीशन आप बताइए। आइसोटॉप की पोजीशन मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में सिमिलर होगी या अलग अलग होगी? बताओ। अलग अलग होगी ना बच्चों, डिफरेंट होगी ना, क्योंकि उसने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, है ना? और आपको याद होना चाहिए, यही मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक था ना बच्चों, ये मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक था। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताओ, आइसोटॉप की पोजीशन क्या होगी? मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में सिमिलर होगी ना। क्यों होगी? क्योंकि एटॉमिक नंबर सिमिलर है एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपकी एटॉमिक नंबर के ऊपर ही बेस्ड है ना बच्चों? तो ये दोनों पॉइंट्स आपके वापस काम आएंगे बच्चों, कब? जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे। तो अभी अगर आपने इसको सीखा है तो वह आप आराम से इसको अप्लाई कर पाओगे, है ना बच्चों? ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो, ये तो कार्बन की बात होगी। अब बात करते हैं अपन हाइड्रोजन के आइसोटॉप की। ये बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन टॉपिक आपके सिलेबस में बच्चों पता होगा। देखो बच्चों सुनो, प्रोटॉन बताओ 1 1 1, इलेक्ट्रॉन बताओ 1 1 1, मास नंबर बताओ बच्चों, है बच्चों? है? अब बताओ न्यूट्रॉन्स बताओ 0 1 एंड 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? 1H1 एक ऐसा एटम है इस दुनिया का, यूनिक है ये, जिसकी न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं मिलता। ये बात दिमाग में बैठी क्या बच्चों? बोलो, बैठी बच्चों? है ना? ये बहुत काम की चीज है और इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, है ना बेटा? अब देखो बेटा सुनो, इसको हम बोलते क्या है? प्रोटियम, या इसको अपन बोलते हैं बच्चों नॉर्मल हाइड्रोजन।
बोलते हैं बच्चों, प्रोटियम या नॉर्मल हाइड्रोजन। इसको बच्चों क्या बोलते हो, याद करो, इसको आपने बोला था ड्यूटीरियम, डी से। प्रोटियम को एच से डिनोट किया जाता है, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ, ट्रीटियम, टी से डिनोट करते हैं ना बच्चों। अच्छा, ट्रीटियम आपको पता होगी रेडियो एक्टिव होता है ना बच्चों, ठीक है। ड्यूटीरियम को, है ना, अपन क्या बोल सकते हैं, हो सकता है आपको कहीं पर ऐसा लिखा मिल जाए, हैवी हाइड्रोजन, है ना बच्चों। तो इतना समझ में आया, ये समझ में आया बच्चों, बोलो। अब बेटा एक बात बताओ मेरे को, देखो सुनो, अगर मैं आपसे पूछूं H2O, D2O, T2O, है ना, फिर मैंने बोला HDO, HTO, आपको इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने बच्चों। बताओ बेटा, H2O, D2O, T2O, HDO एंड HTO, बताओ बच्चों। ये क्वेश्चन आते हैं, अभी आपके कल क्वेश्चन आया था, देखा होगा आपने, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, है ना। H2O में बताओ बच्चों, देखो बेटा सुनो, ध्यान दीजिए। H2O में सबसे पहले बताओ, H का मतलब समझ गए, वेरी गुड दर्शिका गोस्वामी बेटा। H2O में दो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन में बेटा क्या है, आपको पता है, एक प्रोटॉन है, तो 1 into 2, और ऑक्सीजन में 8 हो गए बच्चों, तो 10 हो गए ना। ऑक्सीजन तो जानते हो ना बच्चों, में तो दिक्कत ही नहीं है, यही होती है ऑक्सीजन, होती कि नहीं होती बच्चों, बोलो, अरे जानते हो, है ना। अब देखो बेटा, न्यूट्रल जब भी कोई मॉलिक्यूल हो ना, तो आप बिंदास जितने प्रोटॉन है ना उतने ही इलेक्ट्रॉन लिख दिया करो, लिखने की, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बच्चों इसमें न्यूट्रॉन 10 नहीं आएंगे, न्यूट्रॉन बच्चों देखो 0 into 2 + 8, यानी आपके 8 ही आएंगे, है ना। ये काम की बात है बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा, D2O में तो बेटा जो प्रोटॉन H में वही तो D में, है ना, और वही तो D में, तो इसमें भी ये 10 आएंगे, ये 10 आएंगे। और आपको पता है खास बात बेटा, इसमें न्यूट्रॉन भी देखो 1 है, इसमें न्यूट्रॉन भी 1 है बच्चों, है ना, तो ये भी 10 आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बड़ी खास बात है। देखो बेटा, इनमें सब कुछ इक्वल, D2O के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, क्या ये बात सबको समझ में आई बच्चों। D2O में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सब कुछ सिमिलर है, ऊपर मैंने लिख रखे हैं, बोलो। अच्छा आपको पता है बच्चों, इस D2O को क्या बोलते हैं, इस D2O को अपन बोलते हैं हैवी वाटर, हैवी वाटर बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो क्या बोला जाता है, हैवी वाटर। ये किसी जमाने में आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, आदर्श खुराना, हैवी वाटर अलग होता है, हार्ड वाटर अलग होता है। इसमें कई बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, हार्ड वाटर अलग कंसेप्ट है, हैवी वाटर अलग है। हार्ड वाटर तो बेटा वाटर की एक प्रॉपर्टी है, हैवी वाटर इटसेल्फ एक केमिकल है ना, गलती ना करें आप, गलती ना करें, ठीक है। अब बच्चों देखो, T2O में ये तो 10-10 ही है। अब ट्रीटियम के अंदर न्यूट्रॉन दो हो गए बच्चों, है ना, तो बच्चों 2 into 2 + 8, यानी ये हो गए 12 हो गए। अब बच्चों HDO, है ना, HDO में क्या होगा, देखो बच्चों HDO में क्या होगा, प्रोटॉन 1 1 प्लस, अगर अपन लेते हैं 8 तो 10, ये भी 10 आएगा। न्यूट्रॉन देखो 0 + 1 + 8
9 आ गया बच्चों, आ गया बच्चों। H2O, देखो बच्चों ध्यान दीजिए, 1 + 1 + 8 10, ये 10, और देखो 1 + 2 + 8 11। आगे एक मिनट, सॉरी 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 बेटा, सॉरी। बोलो बच्चों, ये समझ में आया? एक एक चीज आपको समझ में आ रही है क्या? देखो, आपने इन सारे कंपाउंड्स को देखा ना, उनमें ना देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो वही आ रहे हैं, 10 10 10 10 10 10 आ रहे ना बच्चों, और आएंगे ना, आएंगे ना बच्चों, बोलो, है ना? अच्छा, आपको ये तो पता होगा ना, रेडियो एक्टिव का मतलब जानते हो आप? रेडियो एक्टिव का मतलब अपन क्या कहेंगे? जो अपने आप डिसइंटीग्रेट होता हो, लाइक जैसे कार्बन है ना, तो कार्बन 14 डिसइंटीग्रेट होता है अपने आप पड़े पड़े खत्म होते जाए, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव। ये बात समझ आई बच्चों? तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप लेके एक कॉमन एलिमेंट से रिएक्ट करके अपन अगर सिमिलर आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले वाले कंपाउंड बनाए, तो वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगे क्या? अरे वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगे ना। देखो बच्चों, ये सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ये सारे के सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा, ये आइसोस्टीयर भी है क्या? क्या ये आइसोस्टीयर है बच्चों? देखो इनमें सब में 3 3 एटम है, चेक करो, H2O D2O T2O T2O HDO HDO। तो अब बेटा ऐसे क्वेश्चन बना सकता है कि व्हाट आर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट H2 एंड D2O। वो कह देगा कि बोथ आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, बोथ आर आइसोस्टीयर, है ना बच्चों, बोथ हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड फोर्थ बोल दे ऑल ऑफ देम। बताओ, बोथ आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, बोथ आर आइसोस्टीयर, फिर मैंने बोला बोथ हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड फोर्थ बोला ऑल ऑफ देम। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ देम। अब बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपकी, आ गया समझ में? अब बच्चों एक चीज और समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। बताओ बच्चों, देखो बेटा प्रॉपर्टीज है ना, 2 तरह की होती है ना? 2 तरह की प्रॉपर्टीज लेते हैं अपन। कौन कौन सी? अगर देखे ना, 2 तरह की प्रॉपर्टीज में एक तो है फिजिकल, और एक है केमिकल। ठीक है बच्चों? अब बच्चों थोड़ी सी बात को समझ लो। देखो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे क्या हो गया, एक कॉमन सा एग्जांपल देता हूं, डेंसिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज एक कॉमन सा एग्जांपल हो गया डेंसिटी, है ना बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, है ना? ठीक है बच्चों? अब एक बात हो, एक बार मुझे बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं बच्चों सारे? डेंसिटी क्या होती है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम होती है बच्चों। एक चीज बताओ बेटा, आइसोटोप के जब मास नंबर अलग अलग हैं बच्चों, आइसोटोप के मास नंबर अलग अलग होती है। देखो बेटा, जैसे कार्बन के मास नंबर अलग अलग है, तो जब मास नंबर अलग अलग हैं, तो इनकी डेंसिटी भी क्या होगी? इनकी डेंसिटी भी क्या होगी? डिफरेंट होगी, अलग होगी, है ना? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि बच्चों आइसोटॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों? डिफरेंट होती है बच्चों। आइसोटॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है ड्यू टू डिफरेंस इन मास नंबर, होती है बच्चों। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों इनकी सिमिलर आती है बच्चों। क्या आती है? सिमिलर आती है। अच्छा बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है? बताओ भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। बॉन्ड किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से,
है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स पर। आप बताओ आइसोटॉप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बोलो बच्चों। आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर है ना, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिमिलर है ना, तो बच्चों इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर आएगी ड्यू टू सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर, बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? ठीक है। अब आइसोटॉपिक इफेक्ट मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे, है ना, फिर कुछ ज्यादा अपन दूसरे टॉपिक में घुस जाएंगे फिर। ठीक है। अब एक चीज बताओ, देखो मेरे पास एक सिंपल सा फंडामेंटल सा क्वेश्चन है। कार्बन के बच्चों 3 आइसोटॉप है ना, ठीक है। एंड ऑक्सीजन की भी मेरे पास 3 आइसोटॉप है, ठीक है। ऑक्सीजन 15, 16, 17, ठीक है। तो आप बताओ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ CO2 molecules can be produced by the use of above isotopes। बताओ बच्चों how many type of CO2 molecules can be produced by the use of above isotopes। भाविका सचदेव, भाविका, श्रिया रेपसवाल, वेल डन बेटा। भव्या जाकड़ा बहुत बढ़िया, लोचन तंवर, भाविका सचदेव बहुत बढ़िया, आपके सबके आंसर करेक्ट है। गोस्वामी जी, गोस्वामी जी बताओ, गोस्वामी जी सुन रहे हो बेटा आप? चलो गुप्ता जी, गुप्ता जी सुन रहे हैं आप? वेरी गुड आदर्श, पढ़ने लग गया भाई तू तो। साइना गुप्ता, साइना सुन रहे हो बेटा आप? अनुराधा वेल डन, बहुत बढ़िया बेटा। बताओ साइना बताओ। अरोड़ा जी, अरोड़ा साहब बताओ। अरोड़ा साहब 27 पे पहुंच गए। चलो लेट मी टेल यू, देखो बेटा कैसे करेंगे, ध्यान देना इसको। एक बार बताओ बच्चों, CO2 के मॉलिक्यूल में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन है क्या? 18 है आंसर बेटा इसका। बच्चों इसका आंसर 18 है। अब वो कैसे आया वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये तो समझ में आता है बच्चों कि CO2 के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है बच्चों। अब देखो मैं कैसे करूंगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कार्बन 12, ऑक्सीजन 15, 50। अब देखो मैंने क्या किया, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 16, कार्बन 12, ऑक्सीजन 17, 17, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, कार्बन 12, ऑक्सीजन 15, ऑक्सीजन 16, है ना। फिर मैंने क्या किया, ये लिया, और फिर मैंने ये लिया। ये क्या कर दिया भाई मैंने, कुछ समझ में आया क्या? देखो बच्चों मैंने कार्बन का आइसोटॉप एक बार फिक्स कर लिया, कार्बन 12, ठीक है। फिर दोनों ऑक्सीजन मैंने 15 वाली ली, फिर दोनों 16 वाली ली, दोनों 17 वाली ली, कॉम्बिनेशन बनाता गया मैं। फिर एक 15, एक 16 वाली, एक 15 और एक 17 वाली, और फिर एक 16 और 17 वाला। बताओ अभी मैंने कार्बन 12 से कितने बना दिए, कार्बन 12 से कितने बना दिए बताओ बच्चों? 6 बना दिए ना। अब ऐसे ही मैं कार्बन 13 से बना सकता हूं, ऐसे ही मैं कार्बन 14 से बना सकता हूं, है ना बेटा। ये कुछ नहीं करना, इस कार्बन 12 की जगह मुझे क्या करना है, कार्बन 13 फिट कर दूंगा, फिर 14 फिट कर दूंगा क्या? तो बच्चों बताओ क्या मैं
ऐसा बोल सकता हूँ, 18 बन जाएंगे, फिर इसके बन जाएंगे ना। बोलो बेटा, समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? ठीक है सर, ठीक है बच्चों, ओके। चलो बच्चों देखो सुनो, नेक्स्ट एक टॉपिक लेते हैं अपन, एवरेज एटॉमिक मास, है ना बच्चों? ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास को अपन ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है, और इसको ऐसा भी लिखा मिल सकता है आई थिंक। देखो बच्चों, ये एवरेज एटॉमिक मास क्या लफड़ा है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। एक बात बताओ बच्चों, आपने कल था कि मास नंबर जो है ना वो हमेशा होल नंबर में होगा, है ना? ऐसा अपन ने कल पढ़ा था ना कि मास नंबर जो होगा वो होल नंबर में होगा। ये देखो कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा है ना। लेकिन एटॉमिक मास आपका डेसिमल में आ सकता है। अब बच्चों एक बात बताओ, आप क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना लेते हो बच्चों, बताओ? क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या यूज करते हो आप? बोलो। 35.5 क्लोरीन का पूछा मैंने, क्लोरीन का 35.5। ये 0.5 कहां से आ गया भाई? है भाई, ये 0.5 कहां से आ गया, ये समझना है अपने को बच्चों। अब देखो बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, देखो बच्चों, सपोज मेरे पास देखो बच्चों 10 एप्पल है ना? मेरे पास एक बॉक्स में 10 एप्पल है। मैंने ऐसे देखा इन 10 एप्पल के अंदर, ठीक है, मैंने बोला कि बच्चों 2 एप्पल ऐसी थी जिनका वेट 50 ग्राम है, 3 ऐसी हैं जिनका 70 ग्राम है, और 5 ऐसी हैं जिनका 80 ग्राम है। हो सकता है अलग अलग साइज की। तो अगर आपसे कोई कहे कि बताओ एप्पल का एवरेज मास बताओ, तो क्या करोगे? देखो 2 इंटू 50, 3 इंटू 70 और 5 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 10, ये करोगे क्या? टोटल मास डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं क्या बच्चों? बोलो बेटा। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर 10 एप्पल के अंदर 2 है तो वो 20% भी तो बोल सकता हूँ ना मैं इसको। तो मैं 20% बोल सकता हूँ, तो मैं 30% बोल सकता हूँ, तो मैं 50% बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ ना? बोल सकता हूँ। तो बेटा इसका मास अगर मैं ऐसे निकालता 20 इंटू 50, 30 इंटू 70, 50 इंटू 80, अब बेटा नीचे 100 कर दो। बात तो वही है ना, ऊपर और नीचे वाली दोनों बातें एक ही जैसी है, अलग कहीं नहीं है, चेक कर लो। आपने उस इक्वेशन को ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई किया है और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई किया है। पहले एवरेज समझ में आया आपको बच्चों? पहले एवरेज समझ में आया, है ना? अब ये चीज है ना अपने को ना इन पे लगानी है। अब वो कैसे लगाएंगे, वो देखो बेटा कैसे लगाएंगे, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो बच्चों सुनो, जैसे मेरे पास बच्चों क्लोरीन के ना 2 आइसोटोप होते हैं। देखो क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। 35 वाला नेचर में हमें 75% मिलता है और ये 25% मिलता है। भाई नेचर का मतलब समझ गए भाई? जैसे हमने बोला कि एप्पल जो हम बॉक्स में लाए ये 20% है, ये 50% है, ये 30% है ना? ऐसी परसेंटेज आपको दी हुई है ना बच्चों? ये क्या है? ये है परसेंटेज इन नेचर। अब बच्चों देखो क्लोरीन का एवरेज निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? देखो 35 इंटू 75, 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100 कर दो। कर दोगे बच्चों? बोलो, सोल्व कर लो, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 35.5 आएगी बच्चों।
बोलो, ये आएगी ना? आएगी क्या? ठीक है। अब देखो, जैसे एक बार जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, IIT जेई 2009 के अंदर। देखो बच्चों, FE 54, 56 एंड 57, ये कहता है बच्चों ये 5% है, ये 90% है, और ये 5% है। तो एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ Fe बताना है आपको। बता सकते हैं क्या? तो देखो बेटा, 54 वाला 5% है, तो क्या करेंगे? 54 इंटू 5, 56 इंटू 90, और 57 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे। ये क्वेश्चन बच्चों जेई 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आसान है? बोलो बच्चों, बोलो। तो हमने किया क्या? देखो कुछ नहीं किया इसमें। आपको जो मास नंबर दे रहा है ना, और जो आपको परसेंटेज, आप ऐसे तो निकाल रहे हो बच्चों। बोलो, ये तो कर रहे हो। ये क्या है? देखो, W1, W2 एंड W3, ये क्या है? ये है आपके मास नंबर, है ना? और X1, X2 एंड X3, ये क्या है बच्चों? आपकी परसेंटेज इन नेचर, है कि नहीं है? है क्या? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई, है ना? अब देखो बेटा सुनो, ये इस तरह का क्वेश्चन देखो ऐसे बनाता है वो आपके सामने। देखिए क्या कहता है कि एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियोन, वो दे रहा है 20.2। ठीक है। अच्छा बच्चों, नियोन के दो आइसोटोप हैं, नियोन 20, नियोन 22। ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ बोथ आइसोटोप इन नेचर, ये बताइए बच्चों आपको। नियोन का एटॉमिक मास गिवन है, ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात, है ना? और आपको नियोन के दो आइसोटॉप भी बता दिए इसने, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा मान लूं कि ये X% है, तो बोलो बताओ ये क्या होगा? बताओ, ये क्या हो जाएगा? ये 100 माइनस X हो जाएगा क्या बच्चों? बोलो, दोनों को मिला के मैं 100 बोल सकता हूं क्या? दोनों को मिला के मैं 100 बोल सकता हूं बच्चों। तो एक X तो दूसरा 100 माइनस X हो गया। अब देखो बेटा, अपन ऐसे लिखेंगे ना, नियोन क्या, 20 इंटू एक्स प्लस 22 100 माइनस एक्स, ठीक है बेटा, और ये आपके पास है 100, निकाल सकते हो। तो बेटा ये वैल्यू आपको गिवन है 20.2, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90%, है ना? तो x 90% आ जाएगा। इसका मतलब देखो, नियोन 20 तो है 90%, एंड नियोन 22 हो गया 10%। क्या ये सबको समझ में आया? बोलो बच्चों, ये सबको क्लियर है? अब देखो बेटा सुनो, अपने दो लेक्चर में अपने